हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय हम बिहार लोक सेवा आयोग पटना में और 69 बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। तो मैम अभी आ रही हैं इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं मैम से क्या क्या प्रश्न पूछा गया और साथ ही साथ जो 17 बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है, ठीक, साथ ही साथ जो 17 बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है उसके बारे में भी हम जानेंगे, मतलब क्या क्या कैसे तैयारी करें। और इस बार सबसे ज़्यादा पोस्ट है, अप्रॉक्सीमेट 2000 पोस्ट है जो सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाने वाले इस बार। सो मैम हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियोज़ देख रहे हैं उनकी तरफ से स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अर्चना कुमारी है। मैं सिवान जिला की रहने वाली हूँ जी। और मैं आपका मीडियम और एजुकेशन बैकग्राउंड कह रहा हूँ। मेरा मीडियम हिंदी था और मैंने 2023 में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी ऑनर्स से पास किया है। जी। और इस बार कौन सा प्रयास रहा बीपीएससी में? सर, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। इसी थोड़ा सा जानना चाहेंगे मैम कि आपने सेल्फ स्टडी से यहाँ तक पहुँचा या फिर कोई कोचिंग लिया है? नहीं, सेल्फ स्टडी मैं अपने गांव से ही पढ़ाई की हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ। थैंक यू मैम। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, मतलब प्रवेश करने के बाद पहला क्वेश्चन आपसे किस सेगमेंट से पूछा गया? सबसे पहले मुझसे यही पूछा गया कि आपने ग्रेजुएशन के बाद क्या किया, तो मैंने बोला कि सर मेरा 2023 में ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद 69 का मैंने फॉर्म फिलअप किया और मैं बोर्ड के समक्ष हूँ। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका ऑनर्स पेपर क्या है और आपका ऑप्शनल क्या है, तो मेरा ज्योग्राफी था, तो मैंने ये पूछा। फिर उन्होंने युद्ध को लेकर पूछा जो रूस यूक्रेन का हो रहा है, या फिर इजराइल और हमास का युद्ध, हिजबुल्लाह क्या है, हिजबुल्लाह के जो नेता मरे उनका नाम क्या था, उन्होंने वो पूछा। फिर उन्होंने मुझसे ज्योग्राफी ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछा कि वायुमंडल की संरचना के बारे में बताइए, ऐसी कौन सी वायुमंडल की संरचना है जो रॉकेट लॉन्चिंग होता है उस पर प्रभाव डालती है, तो उन्होंने उससे क्वेश्चन किया। इसके अलावा उन्होंने मुझसे वायुमंडल की अन्य संरचनाओं के बारे में पूछा, ओजोन मंडल और आयन मंडल में क्या है, ये मुझसे उन्होंने पूछा। इसके बाद जो हाल में चुनाव हुए हैं, उन्होंने पूछा कि कहाँ कहाँ चुनाव हुआ है, तो मैंने बोला कि सर हरियाणा राज्य में हुआ है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो फिर उन्होंने पूछा कि कौन विजयी रहा है और सीट कितना आया है, उन्होंने ये पूछा। फिर मेरा हॉबी से जो थर्ड मेंबर थे उन्होंने मुझसे हॉबी से क्वेश्चन किया, तो मेरा हॉबी है समकालीन हिंदी फिल्में देखना। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अभी फ़िलहाल में कौन सी मूवी देखी है, तो मैंने बताया। फिर उन्होंने बोला कि 2 स्पेसिफिक मूवी जो आपको अच्छी लगी, तो मेरा अलीगढ़ था और डियर ज़िंदगी। तो उन्होंने पूछा कि ये किस विषय पे बात करती है, तो मैंने बताया कि अलीगढ़ समलैंगिक विषयों पे बात करती है और जो डियर ज़िंदगी है ये सेल्फ लव और मेंटल हेल्थ पे बात करती है। तो उन्होंने पूछा कि समलैंगिक मुद्दों से फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है समलैंगिकता, इसको लेकर बिहार सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। तो ओवरऑल मेरे ऑप्शनल, करेंट, हॉबी और जो अभी हाल ही में जो युद्ध ये सब चल रहा है वो क्वेश्चन था। तो बोर्ड भी कोऑपरेटिव थे, तो सही था सर। और भी एनी क्वेश्चन जिससे सिचुएशनल बेस्ड एजीएसटीएम या डिप्टी डीएसपी बनाकर? सर मुझसे तो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, हालांकि मुझसे ये पूछा गया मेरी पृष्ठभूमि को लेकर के कि आपने मतलब क्या कर रही थी इतने समय से और आपने कैसे तैयारी किया, तो ये सब था। तो सिचुएशनल बेस्ड तो नहीं था। समय अभी मैं आप जानना चाहेंगे थोड़ा सा जो 17 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाले हैं और मतलब किस तरीके से प्रिपेयर करें छात्र जो उनका प्रीलिम्स आसानी से कर। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँचे इंटरव्यू, तो कुछ तो अलग किए होंगे? सर मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रास्ता कैसे हम पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए और उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा सेगमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, तो एनसीईआरटी को कवर करना चाहिए, खासकर 11-12 का जो एनसीईआरटी है वो कवर कर सकते हैं। करेंट को कवर करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये कवर करे। और बिहार के लिए इम्तियाज़ अहमद है, ये 3 सोर्सेस है जो जिससे हो सकता है अच्छे से। और भी जो जीएस के सेगमेंट में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, थोड़ा इसके भी शॉर्ट में बता दीजिए। हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है क्लास 11th और 12th का वो पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th और 12th का एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, न्यू वाला। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ये सफिशिएंट है। इकोनॉमिक्स अगर करना चाहते तो मृणाल सर का वीडियो है वो देखना चाहिए। और करंट के लिए तो कोई एक आप सोर्स जो भी आप करते हो वो करना चाहिए, तो इससे हो जाएगा। इससे लगातार पैटर्न बदल रहा है बीपीएससी का भी, मतलब यूपीएससी के सेम पैटर्न में चल लगभग हर साल बदल रहा है। मतलब जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन उसको कैसे स्ट्रांग मजबूत बनाएं? सर
ये तो सही हो रहा है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की जगह पे अब Concept। डीप में पूछा जा रहा है, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये हो जाएगा, और इसके लिए एनसीईआरटी बेस है और इससे कवर हो जाएगा। मैम ऑप्शनल एलिमिनेशन की प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज एग्जाम में खासकर। तो इसको मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसे लें? कई बार 2-4 ऑप्शन रहता है, ऐसा लगता है कि 2 बिल्कुल नहीं है, लेकिन 2 में कन्फ्यूजन रहता है कि ये भी हो सकता है ये भी। तो उस समय एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसे लें, और क्या मतलब निर्णय लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए कि नहीं? सर वो तभी होगा जब आप अपना सेल्फ एनालाइज करते हैं। जब भी हम सेट बनाते हैं या फिर क्वेश्चन बनाते हैं, तो हमें देखना रहता है कि अगर 2 ऑप्शन पे डाउट है तो हमें ये एनालाइज करना रहता है कि मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है वो क्यों चूज़ किया, और जो जितना भी मैंने होप करके बनाया है या फिर तुक्के पे बनाया उसमें से कितना सही रहा। तो ये तभी होगा जब हम सेल्फ एनालाइज हमेशा करते रहें, और कभी भी हम जब तुक्का लगाते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ों को हमने पढ़ा है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, तो इससे हो सकता है। जैसे मैम टेस्ट सीरीज हो और जैसे बहुत सारे कोचिंगें हैं मेंटरशिप प्रोवाइड करा रही हैं मेंस और फिल्म्स के लिए, तो मेंटरशिप आपने ज्वाइन किया था, और क्या मेंटरशिप प्रोग्राम सही है? सर मैं कोचिंग से नहीं जुड़ी हूँ तो मैं इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, बट जो जुड़ा होगा वो अच्छे से जानता है। मुझे लगता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट है, आपको पैटर्न पता है एग्ज़ाम का और आपका कॉन्सेप्ट पे क्लियर है, तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप गांव से भी अच्छे से यूट्यूब की मदद से या फिर गूगल की मदद से आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल सजेस्ट करना चाहिए? बहुत सारे छात्र हमसे जुड़े हुए हैं जो आपकी तैयारी में हेल्प मिला हो, किसी की प्रमोशन नहीं। अच्छा सर, अगर जेन्युइन बताऊँ तो मैं न्यूज़पेपर के लिए या करंट के लिए जनसत्ता पढ़ती थी। जी एडिटोरियल के लिए मैं दृष्टि का एडिटोरियल एक आता है डेली, वो पढ़ती थी। इसके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने आलोक सर का वीडियो देखा था, इकोनॉमी के लिए मृणाल सर का वीडियो देखा था, तो ये मुझे सही लगा। थोड़ा सा मेंस पर भी बात कर लेते हैं मैम कि मतलब जो GS 1, 2, 3, 4, 5 उसके कैसे आपने तैयार किया, हर पेपर को क्वेश्चन वाइज मतलब कैसे आपने प्रिपेयर किया? यस सर, अगर एनसीईआरटी पे पकड़ है तो GS 1 और 2 कवर हो जाते हैं, जी और GS 1 में अगर देखा जाए तो DI के लिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए। करंट के लिए आप अगर डेली एक एडिटोरियल पढ़ रहे हैं या न्यूज़ कवर है तो उससे करंट हो जाएगा। और हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री खासकर क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें भी कला और संस्कृति हो गया, और जो स्वतंत्रता आंदोलन था उससे क्वेश्चन, वो भी इसमें डिटेल है कि कौन सा पढ़ना चाहिए, वो हो गया। GS 2 के लिए है तो अगर ज्योग्राफी और इकोनॉमी का है तो वो आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया है तो उससे हो जाएगा। साइंस एंड टेक के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, और अभी जो उभरती प्रौद्योगिकियाँ जो न्यूज़ में रहता है वो कवर कर लिए तो हो गया। निबंध के लिए मैं कहना चाहूँगी कि मैंने जो तैयारी किया था वो विकास सर का निबंध का बुक आता है, उससे मैंने देखा था कि कैसे निबंध को लिखा जाता है, उसमें डिटेल एनालाइज है, और कुछ निबंध का उदाहरण भी देके समझाया गया, तो उससे मेरा कवर हो गया था। मैम मेंस में एक बेहतरीन आंसर कैसे लेंगे? आंसर राइटिंग की प्रक्रिया है आपको मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में ले जाती है, तो अपने आंसर को अफेक्टिव कैसे बनाएं और कुछ अलग कैसे करें जिससे ज़्यादा मार्क्स मिले? आंसर राइटिंग का पैटर्न होता है कि पहले हमें एक भूमिका लिखना पड़ता है, फिर उसका एक मुख्य बॉडी होता है, और फिर निष्कर्ष होता है। अब जब से चूँकि ये बदल गया है पैटर्न एग्ज़ाम का, तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, जिसकी वजह से 3 घंटा में कवर करना ही अपने में बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए है कि आंसर राइटिंग करते रहें और अपना इवेलुएट करते रहें। अगर कोई ग्रुप है तो उस पर चर्चा करना चाहिए आंसर राइटिंग को लेकर, क्योंकि अगर हम डिस्कशन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी कमियां कहाँ हैं, तो उस पर हम अपना ध्यान दे सकते हैं। तो यही है कि प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। एक क्वेश्चन और कुछ जानना चाहेंगे, मतलब एक स्टूडेंट्स का कमेंट्स था, मतलब ये आंसर राइटिंग में पेन का भी रोल होता है, तो आपने कौन सा पेन यूज़ किया था और क्या पेन का भी रोल होता है? हाँ, मुझे लगता है कि आप किसी एक पेन से कंफर्टेबल हो जाइए, जिससे आप लिख रहे हैं उसी को रखिए, क्योंकि उससे अब हमारा आदत बन चुका है, और दूसरा पेन आएगा तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मैंने तो जर्मन हॉजर का जो पेन आता है वो यूज़ किया था, 10 रुपये का मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी एस्पिरेंट को एक पेन ले लेना चाहिए और उसी से प्रैक्टिस करना चाहिए, और एग्ज़ाम भी उसी पेन से देना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कोई भी मोटिवेशन इंप्रेशन लाइनिंग के साथ अपनी बातों को समाप्त। हमारे साथ बहुत सारे साथ जुड़े हैं जो उनको तैयारी में धैर्य बनाए रखें, जो आप डेली रूटीन में फॉलो करती हैं। मुझे शैलेंद्र सुमन का जो पंक्ति है वो बहुत ही इंस्पायर भी करता है। मैंने क्लास 8 में ही पढ़ा था जी कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर।